हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको PT 365 में साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूँ और ये आज आपकी दूसरी क्लास है। कल की क्लास पहली क्लास थी साइंस एंड टेक की। उम्मीद है आपको सरल भाषा में, सहज भाषा में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई दिक्कत है फिर से आप कमेंट जरूर करिएगा। और आज की क्लास में मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ स्टेम सेल्स से। सुर्खियों में क्यों रहा है? वैज्ञानिकों की एक टीम ने, साइंटिस्ट की एक टीम थी, उसने स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके इसी सेल्स का विश्व का पहला आर्टिफिशियल मानव भ्रूण जैसी संरचनाओं का उसने विकास कर लिया। ठीक है, इसीलिए यह न्यूज में रहा स्टेम सेल्स। कैसे, क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि विश्व का पहला आर्टिफिशियल मानव भ्रूण जैसी स्ट्रक्चर्स का विकास हुआ है। किस चीज़ का उपयोग करके? स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ने इसको बनाया। ठीक है, तो अब भ्रूण कब होता है? तो जाइगोट जब बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, जब स्पर्म्स और एग जो है मानव शरीर में जब बनते हैं, ठीक है, मिलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर उसी के बाद जो है एम्ब्रॉय जैसे स्ट्रक्चर का फिर डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण आर्टिफिशियली हुआ है। किससे इस्तेमाल से? स्टेम सेल्स के इस्तेमाल से। ठीक है, वैज्ञानिकों ने ऐसा इसको बनाया है। ये आपको समझ में आ गया सुर्खियों में क्यों रहा है। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं ये खोज जो है वो बताया गया है इसमें कि जो ये सिंथेटिक जो भ्रूण बनाया गया, यानी कि जो आर्टिफिशियली भ्रूण बनाया गया, वो क्या है कि जैसे 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 मानव का विकास का होता है ना, जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी जो आर्टिफिशियल भ्रूण है वो भी उसी प्रकार से विकास के तरफ उसी तरह से प्रतीत होता है, उसी के एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये इसमें जैसे कि जो कृत्रिम मानव भ्रूण संरचना है उसमें धड़कते हृदय और मस्तिष्क इस दोनों का बस अभाव है। यानी कि जो आर्टिफिशियली जो एम्ब्रॉय बनाया गया है उसमें सिर्फ जो हृदय है, हार्ट है, और जो मस्तिष्क है, इसी का विकास का अभाव है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि जो प्लेसेंटा बनता है, यॉल्क सैक बनता है, एम्ब्रॉय बनता है, ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं वो एकदम बिल्कुल मानव के शरीर के समान जैसे बनती हैं, उसी प्रकार से विकसित हो रही हैं। आर्टिफिशियल वाला भी उसी तरह से, बस उसमें कमी किसी बात की है तो वो धड़कते हृदय और मस्तिष्क के विकास का अभाव है। ठीक है, तो अब ये बात आती है स्टेम सेल्स के बारे में। तो स्टेम सेल्स को हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो स्टेम सेल्स को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ऐसे क्या इसका इस्तेमाल है। ठीक है, तो स्टेम सेल्स जो होती हैं वो कई प्रकार के जो है अलग अलग प्रकार की जो सेल्स होती हैं उसमें डेवलप होने में सक्षम होती हैं। ये विशेष मानव कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? विशेष मानव कोशिकाएं होती हैं, स्पेशल ह्यूमन सेल्स होती हैं, जो अलग अलग प्रकार की जो सेल्स होती हैं उसमें वो विकसित हो जाती हैं, उसमें अपने आप को वो डेवलप कर लेती हैं। जैसे कि लीवर सेल्स, हार्ट सेल्स, किडनी सेल्स, इन तमाम सेल्स में वो क्या होती हैं, अपने आप को ढाल लेती हैं और वो डेवलप हो जाती हैं। स्पेशल जो है ये ह्यूमन सेल्स होती हैं। अब ये जब स्टेम सेल्स विकसित हो जाती हैं तो विकसित होकर के जो भी नष्ट हो गई स्पेशल कोशिकाएं होती हैं उनकी, क्षतिग्रस्त होती हैं, उनकी जगह ये ले लेती हैं और इस तरह से शरीर को जो है नई सेल्स प्रदान कर देती हैं। ठीक, इनमें दो गुण, अद्वितीय गुण होता है। ऐसे मतलब इनमें दो अद्वितीय गुण होता है। क्या क्या? कि जो नई कोशिकाएं होती हैं उसका निर्माण करने के लिए ये बार बार डिवाइड होती हैं, और जब डिवाइड होने लगती हैं तो फिर ये शरीर को बनाने वाली अन्य प्रकार की कोशिकाओं में, अपनी अन्य प्रकार की कोशिकाओं में ये बदल सकती हैं। ठीक है, विभाजित होने के बाद। तो ये बातें आपको ध्यान दिया। अब यहाँ एक चीज़ और भी आपको ध्यान देना है कि जो स्टेम सेल्स का उपयोग कहाँ होता है, स्टेम सेल्स का। ठीक, तो स्टेम सेल्स का उपयोग किसी भी रोग के नेचर को समझने में होता है। क्योंकि अगर आप समझो कि जो भी स्टेम सेल्स डिवाइड होती हैं, डिवाइड होकर के फिर से क्या करती हैं कि वो जो है जिस प्रकार की जो सेल्स की ज़रूरत होती है उसी प्रकार से वो डेवलप हो जाती हैं। तो ऐसे में जब इस प्रोसेस को अगर आप एनालिसिस करो, ठीक है, प्रोसेस को एनालिसिस करो, तो जो कमी होगी यानी रोग की जो नेचर होगा वो इस सेल्स को एनालिसिस करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। रोग के किसी भी जो डिफेक्ट हो गया, शरीर का डिसीज़ होगा, उसको हम लोग एनालिसिस करके प्राप्त कर लेंगे। या फिर अगर कोई जो है, अगर मान लो किसी निश्चित बीमारी है उसमें इलाज के लिए जो भी टिश्यूज़ चाहिए उसमें नई सेल्स का प्रत्यारोपण कर देते हैं। अब दो तरीके से इसमें प्रत्यारोपण होता है। एक तो होता है ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन और एक होता है कि एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, रोगी की जो स्वयं की स्टेम सेल्स होंगी उसका इस्तेमाल होगा। एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन में इसमें जो भी डोनर होगा उसका स्टेम सेल्स का इस्तेमाल होगा। ठीक, इसके बाद जो होता है विष विज्ञान, यानी कि दवा का जो मरीजों पे जो परीक्षण होता है वो हानिकारक होता है। ऐसे में स्टेम सेल्स पे जो है ये क्या होता है कि इस पर हम लोग परीक्षण कर सकते हैं और इसमें सारी चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। अब इसमें अब एक चीज़ और आती है
यहाँ लिखा है पुनर्जोई चिकित्सा अनुसंधान में भ्रूण, वयस्क और इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं जैसी स्टेम कोशिकाओं का भी इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ शब्द क्या लिख रहा है, पुनर्योजी चिकित्सा, यानी कि रीजनरेटिव जो चिकित्सा होती है वो क्या होती है, मानव शरीर की जो सामान्य गतिविधियां हैं, जो नॉर्मल नेचर है, उसको पुनर्बहाल करने के लिए जो भी ह्यूमन सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको बदलने की प्रक्रिया होती है। मतलब जैसे मान लो कि कोई अगर सेल्स है, कोई टिश्यूज़ है, कोई ऑर्गन्स अगर ये डैमेज हो गया है, तो अगर डैमेज हो गया है तो फिर उसको मानव को सामान्य शरीर की प्रक्रिया में बदलने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, स्टेम सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और वही काम ये करती हैं, यही इसका इस्तेमाल होता है कि इनका इस्तेमाल जो है किसी भी डैमेज चीज़ों को फिर से उसको रीजनरेट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब यहाँ बात एक चीज़ और आती है, यहाँ हमने सभी कंप्लीट देख ली, लेकिन स्टेम सेल्स का जो है ट्रांसप्लांटेशन होता कैसे है, प्रत्यारोपण अगर मान लो करेंगे तो कैसे करेंगे, इस प्रोसेस को समझते हैं। बड़ा रोचक सा प्रोसेस है कि जैसे मरीज को पहले प्री ट्रीटमेंट होता है, पूर्व रूप से उपचार किया जाएगा और उसके बोन मैरो में ही जो है स्टेम सेल्स बनती हैं, बोन मैरो में, जो अस्थि मज्जा में। अब इस अस्थि मज्जा में से जो है होमोटोपोएटिक जो स्टेम सेल्स है, HSC सेल्स हैं, उसको यहाँ से प्रवेश कराया जाएगा, उसको रक्त धाराओं में प्रवेश करा देते हैं, मतलब कि ब्लड स्ट्रीम्स में। अब दूसरे स्टेप में मनुष्य के शरीर से ब्लड स्टेम सेल को निकाल लेते हैं। ठीक, अब जो भी ब्लड का नमूना लेगा उसमें से स्टेम सेल्स को अलग करेंगे और जो शेष ब्लड होगा ना उसको फिर से हम लोग मानव शरीर को चढ़ा देंगे। ठीक, अब हम लोग जो स्टेम सेल्स होती है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज करके रख लेते हैं, फ्रीज करके उसको रख लेते हैं। अब जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसी बोन मैरो के जरिए जो है इसी स्टेम सेल्स को हम लोग वापस शरीर में, मनुष्य के शरीर में क्या करते हैं, उसको ज़रूरत के अनुसार उसको वहाँ पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर से वापस उसको दे देते हैं ताकि जो है जो भी नई कोशिकाएं बनती जाए, नए टिश्यूज़, नए ऑर्गन फिर से वो रीजनरेट हो जाए। ठीक, ये बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जब फिर से चढ़ाया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे मरीज को सहायक चिकित्सा प्रदान की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि रीग्रो करने के लिए यहाँ पे चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अस्थि मज्जा को, ये बातें यहाँ पे हैं। तो हमने ये प्रोसेस देख लिया, आसान भाषा में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लग रहा है। तो अब यहाँ पे सिंथेटिक जो भ्रूण बना है, या आपने अब खोज पे आओ, देखो अब सिंथेटिक जो भ्रूण बना है वो आपका क्या बता रहा है कि मानव के विकास का जो इनिशियल स्टेज है उसी के प्रकार ये प्रतीत हो रहा है। और इसमें ऐसी कोशिकाएं का अभाव है जो कि हृदय मस्तिष्क में होती हैं बस, लेकिन बाकी सारी कोशिकाएं ठीक वैसे ही हैं जैसे कि सामान्य मनुष्य की होती हैं। और इसमें इसका लाभ क्या होगा, जो भी हमारे इनहेरिटेंस के जो विकार हैं, ठीक है, जो आनुवांशिक विकार हैं उसको समझने में मदद मिलेगा। अब जो गर्भपात होता है बार बार, उसके पीछे जो जैविक कारण है, जो भी जैविक कारण होंगे गर्भपात होने के, उसको समझेंगे। साथ साथ जो है जो भी भ्रूण का जो विकासशील स्थिति में होता है, जब विकसित नहीं होता है भ्रूण, यानी विकास हो रहा होता है, तो उसमें आनुवांशिक, एपिडेमिक और पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। साथ साथ ये जो मानव विकास के छुपे हुए रहस्य हैं, BBHD क्या है, इसको थोड़ा सा फुल फॉर्म देखो तो ब्लैक बॉक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ब्लैक बॉक्स का ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, तो जैसे मान लो कि प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, प्रेगनेंसी हो गई। अब प्रेगनेंसी होने के बाद जब तक ये क्या होता है कि इसको कैसे मालूम चलेंगे, उसको हम लोग सिर्फ जो है जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो उससे मालूम होता है। लेकिन जब तक स्पष्ट लक्षण नहीं आते हैं, जितने दिन नहीं दिखती है प्रेगनेंसी, ठीक है, उसके बीच का इरा जो होता है ना, वो क्या होता है कि वो एक रहस्य है। कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ये आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक, तो जो प्रेगनेंसी जितने दिन तक नज़र नहीं आती है ना, उसी को बोलते हैं ब्लैक बॉक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये जो स्थिति है अभी स्टेम सेल्स से जो बना है जो भ्रूण, ये क्या करेगा, तो मानव विकास का जो छुपे हुए रहस्य, जो ब्लैक बॉक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसको भी समझने में मदद करेगा। और जो गर्भावस्था है यानी कि प्रेगनेंसी है, उसको जो पता लगाने की पता लगने की पहले से जो अवधि होती है, यानी कि जो हम लोग नज़र नहीं आती जितने दिन प्रेगनेंसी, उसकी अवधि को जो है वो डिटेक्ट कर सकेंगे, उसको हम लोग एनालिसिस करके
बता सकेंगे कि क्या चीज़ें कैसे डेवलप होता है, सब चीज़ें वो रहस्य खुलेगा। ठीक, ये बातें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी भारत में ICMR ने नेशनल गाइडलाइंस फॉर द स्टेम सेल्स रिसर्च 2017 को जारी किया है। इसका उद्देश्य यही है कि स्टेम सेल्स के रिसर्च के लिए जो भी दिशा निर्देश हैं उनके माध्यम से स्टेम सेल्स का नैतिक और वैज्ञानिक परिचालन संभव बनाया जाए, ताकि जो है उसमें अनैतिक कार्य न हो पाए या इसका दुरुपयोग न हो पाए। ठीक है, ये बातें हैं। अब आता है इसमें कि अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनको प्रदान करने की क्षमता के आधार पे जो है कोशिकाओं का वर्गीकरण कैसे हुआ। ठीक है, कैसे वर्गीकरण हुआ था, तो इसमें 4 प्रकार की बातें की जा रही हैं। ठीक, इसको हम लोग समझेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग काइमेरा को समझेंगे। तो पहला आता है टोटीपोटेंट। ये क्या होता है, इसमें समझो कि ये किसी भी सेल में ये जो एक प्रकार का जो ये स्टेम सेल्स कोशिकाओं का वर्गीकरण किया गया है, तो टोटीपोटेंट इसमें जान तो इसमें जाइगोट, जैसे इसमें किसी भी सेल में ये कन्वर्ट हो सकता है इंक्लूडिंग जाइगोट सेल्स। ठीक, और ये टिश्यू बना सकते हैं ये स्टेम सेल्स। दूसरा आता है प्लूरीपोटेंट्स। इसमें सेक्स सेल्स नहीं होता है, बाकी सभी सेल्स इसमें स्टेम होती हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, लेकिन इसमें सेक्स सेल्स का जो है अभाव होता है। आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि ये हिंदी वाला जो टर्म है ना, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, याद भी नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझो। फिर तीसरा आता है मल्टीपोटेंट सेल। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर कैटेगरी के सेल्स को ये बनाएगा, जैसे कि ब्लड सेल्स। जैसे ये सिर्फ ये जो स्टेम सेल्स होती हैं सिर्फ किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के सेल्स को बनाती हैं। ठीक, अब चौथा होता है यूनिपोटेंट सेल। यूनिपोटेंट सेल ये क्या करती हैं, केवल एक ही प्रकार की जो सेल्स को निर्मित करती हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो क्या होता है, यह जो है इसमें स्वनवीनीकरण का गुण होता है। मतलब ऑटोमेटिक ये नवीनीकृत होती जाएंगी, ऑटोमेटिक रिन्यू होती जाएंगी। जैसे कि त्वचा की कोशिका अगर आप मान के चलो, जैसे कि अगर आप त्वचा है आपका कट जाता है, फिर इसके बाद वहाँ पे क्या होती है, फिर त्वचा की कोशिका फिर रिन्यू होती है। फिर ऐसा तो है नहीं कि कट गया तो बराबर उसी पे वैसे ही घाव का स्थिति बनी रहेगी। तो ये यूनिपोटेंट है, ये मल्टीपोटेंट है, प्लूरीपोटेंट है, टोटीपोटेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे लैब में जो है मल्टीपोटेंट से जो है प्लूरीपोटेंट को बनाया गया। ठीक, और उसी से प्राप्त हुआ इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। लैब में जब है मल्टीपोटेंट को प्लूरीपोटेंट में ट्रांसफर किया गया, उसी में उसको बनाया गया लैब में, तो वहाँ से क्या मिला हमको, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, जो वयस्क कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाई गई, ये लैब में बनाया गया। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है और ज़्यादा इसके पीछे मत भागना, बस आपको समझने के लिए। ये बहुत बायोटेक्नोलॉजी के बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन अब इसमें क्या है कि मतलब बेसिकली जो मैंने मुख्य चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे नोट करा दिया है कि जो प्लूरीपोटेंट होता है उसमें 6 सेल्स का अभाव होता है। ठीक, जो मल्टीपोटेंट होते हैं वो स्पेशल पर्टिकुलर कैटेगरी के सेल्स को बनाते हैं, जैसे ब्लड सेल्स में एग्जांपल के तौर पे। यूनिपोटेंट को हमने देख लिया कि एक ही प्रकार की स्टेप सेल्स बनाती हैं, लेकिन इसमें जो है ऑटो रिन्यू हो जाता है, ये खुद से रिन्यूअल की इसमें मतलब प्रॉपर्टी पाई जाती है। टोटीपोटेंट में होता है कि ये किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है इंक्लूडिंग जाइगोट सेल, ये जाइगोट वगैरह इसका उदाहरण है। किसी भी, जैसे जाइगोट सेल है उसी से तो फिर क्या बनेगा, उसी से फिर आपका जाइगोट सेल्स हैं, उसी से फिर पूरा ह्यूमन बॉडी ही बनेगी, यानी कि उसमें तमाम प्रकार के हार्ट सेल्स, लीवर सेल्स, किडनी सेल्स, तमाम चीज़ें बनेगी। तो ये किसी भी प्रकार के सेल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये बातें हैं। अब लैब में जो बनाया गया मल्टीपोटेंट से प्लूरीपोटेंट में ट्रांसफर किया गया, तो उसी में फिर क्या हुआ कि आईपीएस सेल का निर्माण हुआ, यानी कि इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स का निर्माण हुआ। ये बातें आपने देख ली। अब आता है संबंधित घटना चक्र काइमेरा। काइमेरा क्या है, चीन के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया और विश्व में पहली बार काइमेरिक बंदर में जीवित जन्म की सफलता प्राप्त की। यहाँ विजयनायस ने गलती की है, और ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि इंग्लिश वाले वर्जन्स को भी आप पढ़ा करो। क्यों गलती की है यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, यहाँ इसमें जब इंग्लिश वाले आप बुक पढ़ोगे ना, मैंने इसको द हिंदू में पढ़ा था। द हिंदू वाले मैगजीन जो ये आती है ना, ये साइंस वाली, जो साइंस एंड टेक वाली आती है संडे को, स्पेशल एडिशन, उसमें मैंने पढ़ा था इसको। मुझे ये चीज़ें कुछ डाउट लग रही थी। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे यह मालूम चला यहाँ तो एक चीज़ लिखा ही नहीं है, जैसे कि चीन के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स के इस्तेमाल से विश्व में पहली बार काइमेरिक बंदर के जीवित जन्म में सफलता प्राप्त की। तो स्टेम सेल्स को आपने जान ही गए होंगे। तो काइमेरिक बंदर के जीवित जन्म में सफलता प्राप्त यूजिंग 2 सेट ऑफ डीएनए। यहाँ 2 सेट ऑफ डीएनए का इस्तेमाल हुआ था। ये इंग्लिश वाले जो मैगजीन में लिखा गया है, पर ये हिंदी वाले में नहीं लिखा गया है। ठीक है, काइमेरा ऐसे जीव होते हैं जो क्या हो, जेनेटिक रूप से अनेक प्रकार की भिन्न प्राणियों से बने होते हैं। जैसे कि मनुष्य, मान लो कि जेनेटिक रूप से भिन्न प्राणी हो, ठीक है, जेनेटिक रूप से मान लो कि एक मनुष्य हो गया, ठीक है, और एक मान लो एनिमल हो गया, ऐसे
या फिर मान लो मतलब जेनेटिकली बिल्कुल डिफरेंट हो, उन प्रकार से जीन से वो बने होते हैं, आनुवांशिक रूप से एकल जीव होते हैं। ठीक है, ये एकल जीव काइमेरा होते हैं। इसके प्रमुख प्रकार देख लें तो मतलब प्राकृतिक रूप में देखें तो क्या है कि जंतु जगत में मनुष्य सहित कई सारे काइमेरिज्म के उदाहरण, जैसे कि जो भ्रूण होता है उसकी जो अनुवांशिक सामग्री के अंश होते हैं, वो बच्चे जब जन्म ले लेगी तो उसके माता के जो उत्तक होगा ना उसमें देखा जाता है। इसको माइक्रो काइमेरिज्म बोलते हैं। ठीक, आर्टिफिशियल तौर पे देखें तो स्टेम सेल्स का जब प्रत्यारोपण होता है या बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसके जरिए यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं काइमेरा, ये बात है। यहाँ पे 2 सेट ऑफ DNA है, इसको आपको ध्यान देना है। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट वाला आर्टिकल, कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपी को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, क्या होता है, क्या सारी चीज़ें हैं इसके। तो बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अभी। तो हम लोग आते हैं कार टी सेल थेरेपी पे। सुर्खियों में क्यों रहा? नेक्स्ट कार 19 की मदद से कैंसर के एक मरीज का इलाज किया गया। नेक्स्ट कार 19 की मदद से एक कैंसर के मरीज का इलाज किया गया। ये भारत की जो है पहली स्वदेशी है, यानी कि स्वदेशी में यानी कि भारत ने खुद बनाई है, और काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल है। कार टी सेल थेरेपी है, भारत की पहली स्वदेशी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है। ठीक है, कार टी सेल थेरेपी, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। ठीक है, तो काइमेरिक आपने ऊपर देखा होगा, काइमेरा यानी कि जो क्या होते हैं, अनेक प्रकार के भिन्न जो प्राणी होते हैं उसके जीनोटाइप से बने होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है कि स्वदेशी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल यानी कार टी सेल थेरेपी है भारत की नेक्स्ट कार 19 स्वदेशी। अब यहाँ बात आती है कि इससे संबंधित अन्य तथ्य क्या है कि CSDO यानी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इसको जो है मंजूरी दी है, भारत का स्वदेशी काइमेरिक कार टी सेल थेरेपी नेक्स्ट कार 19 को। और इसको जो है इम्यूनो एक्ट कंपनी ने डेवलप किया है। यह जो इम्यूनो एक्ट कंपनी है IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है उसके सहयोग से बनाई गई है, स्थापित की गई है। ठीक है, CDSCO क्या है? केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है, जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत स्थापित की गई है और केंद्र सरकार के जो कार्यों को ये निर्वहन करती है। इसका मुख्य कार्य यही है कि जो भी दवा होती है उसका आयात पे नियंत्रण किया जाए और नई दवाओं को और नई चिकित्सकीय जो परीक्षण होते हैं उसको मंजूरी दी जाए। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य है, ये भी आपको ध्यान देना आता है। UPSC ऐसे कार्यों को पूछ लेता है जो भी केंद्रीय औषधि संगठन या अनेक प्रकार के जो संगठन होते हैं जो न्यूज में रहते हैं। तो कार टी सेल थेरेपी का जो है ये क्या है, एक सेलुलर इम्यूनोथेरेपी इलाज का एक नया प्रकार है, जिसमें कि टी सेल्स की कोशिकाओं का यानी कि सेलुलर इम्यूनोथेरेपी यानी कि इम्यून को डेवलप किया जा रहा है सेलुलर यानी कि सेल्स का इस्तेमाल करके। और ये एक नया तरीका है जिसमें टी सेल्स का उपयोग किया जाता है और टी सेल्स को जो है इसमें लैब में अनुवांशिक रूप से जेनेटिक रूप से उसको बदला जाता है और इसको फिर ये जो बदली हुई कोशिकाएं होती हैं कैंसर की कोशिकाओं की पहचान करेंगी और उन्हें प्रभावी ढंग से ये नष्ट कर देती हैं। ठीक है, अब कैसे ये चीज़ें होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे आसान भाषा में मैंने यहाँ पे इसलिए आपको जो है यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लिया है ताकि आपको जो मैं खूब अच्छे तरीके से समझा सकूँ। देखो, मानव में शरीर में जब होता क्या है कि कई सारे जब एंटीजेंस या पैथोजेंस जब शरीर में आते हैं, यानी जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह या कुछ ऐसे वायरस जो कि काफ़ी हार्मफुल हैं, तो मानव का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनो सिस्टम है, वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है इम्यूनो सिस्टम। अब ये इम्यूनो सिस्टम्स जब एक्टिव होता है तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं, इम्यूनो सिस्टम में। एक होता है लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं, और दोनों कंपोनेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मानव शरीर को किसी भी रोग से प्रतिरक्षा प्रणाली के। ये इन्हीं के पूरे इकोसिस्टम में हमारी पूरी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो टर्न अराउंड करती है। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई भी बाहरी वस्तु आए, एंटीजेंस आए, पैथोजेंस आए, कुछ भी आए, ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स को जो है कौन इन्फॉर्म करेगा, न्यूट्रोफिल्स। यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, वो लिम्फोसाइट को इन्फॉर्म करते हैं कि चलो हाँ ये कुछ आया हुआ है शरीर में, देखो इसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्म कर देंगे, यानी कि ये क्या करते हैं, एक तरह से सूचना का ये प्रवाह करते हैं, किसको, लिम्फोसाइट को। ठीक, अब लिम्फोसाइट को आप समझो कि इसमें दो सेल्स होती हैं, इसमें एक सेल्स होती है बी सेल्स, दूसरी होती है टी सेल्स। तो बी सेल्स पहले क्या करेगी कि जो ये एंटीबॉडी बनाएगी, किसी की जो एंटीजन, जो भी एंटीजेंस आया होगा उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडी बनाती है।
फिर उसके बाद जो एंटीजन होगा ना, एंटीजन जो होता है उस पर जो टी सेल्स होती है, ये लिम्फोसाइट में 2 सेल होती है, एक बी सेल्स दूसरी टी सेल्स। तो बी सेल्स क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी एंटीजन के खिलाफ, ठीक। इसके बाद जो है एंटीजन पे टी सेल्स अटैक करेगा। अब टी सेल्स क्या होता है, टी सेल्स कैसे अटैक करता है, तो उस पर एक स्पाइक्स निकले होते हैं। जैसे कि टी सेल्स को अगर आप देखो तो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, यहाँ पे देखो ऐसे निकला हुआ है, ये स्पाइक्स निकले होते हैं, ये रिसेप्टर होते हैं, एंटीजन रिसेप्टर होते हैं, ये पहचान करते हैं कि ये यही हमारा एंटीजन है, इस पर हमें अटैक करना है, तो ये अटैक करते हैं। कई बार क्या होता है कि जो टी सेल्स होते हैं जिस पर रिसेप्टर जो स्पाइक्स निकले हुए हैं एंटीजन रिसेप्टर्स, ये क्या करते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं कैंसर सेल्स की, ठीक है। कैंसर सेल्स की कई बार ये पहचान कर नहीं पाते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि कैंसर सेल्स जो होती है हमारे इम्यूनो सिस्टम्स को धोखा दे करके ये बढ़ती रहती है, ठीक है, और हमारा इम्यूनो सिस्टम वो फेल हो जाता है। तो ऐसे में जब कैंसर सेल्स को ये हमारा जो टी सेल्स का जो रिसेप्टर है वो पहचान नहीं कर पाता, तो इसी से निपटने के लिए हम लोगों ने कार टी सेल थेरेपी का डेवलपमेंट किया। यानी अब हमने क्या बनाया, इसी से डेवलपमेंट करने के लिए, इसी को निपटने के लिए कार टी सेल थेरेपी बनाया। अब आपको उम्मीद है कि बेहद आसान तरीके से मैंने इसको समझा दिया कि कैसे कार टी सेल थेरेपी काम करती है, ठीक है। ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया। तो जो टी कोशिकाएं होती है ना, वो क्या होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स में होती है, वाइट ब्लड कोशिकाएं होती हैं। आप जानते होंगे WBC में, यानी जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स में होता है, और ये संक्रमण पैदा करने वाले जो रोगजनक वायरस होते हैं, कैंसर कोशिकाएं होती हैं, उनको पहचान करके उस पर हमला करती हैं। वही मैंने आपको बताया ना, इस पर स्पाइक्स लगे होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं फिर अटैक करते हैं। अब आपको यहाँ पे कार टी सेल थेरेपी कैसे कार्य करती है, इसके माध्यम से जो बुक में लिखा है वो बताते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो शरीर की जो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उसमें रोगी का नमूना लिया जाता है, और इसमें से वाइट ब्लड सेल्स की जो है उसको टी कोशिकाओं को उसको कहा जाता है, ठीक है। टी कोशिकाओं में जो है कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर नामक प्रोटीन को शामिल किया जाता है। यानी कि जो आपने यहाँ पे देखा कि कैंसर सेल्स का पहचान नहीं कर पा रही थी, जो यहाँ पे एंटीजन रिसेप्टर्स थे टी सेल्स के, उसमें क्या किया जाए, उसको निकाला गया, ठीक है। और इसमें से WBC को निकाला गया ब्लड में से, और उसमें से टी सेल्स में से क्या किया गया, टी सेल्स कोशिकाओं में काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी कार नामक जो है एक प्रोटीन है उसको शामिल कर लिया गया। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कार टी सेल्स होती हैं वो कैंसर की कोशिकाओं को पहचान करती हैं और फिर क्या करती हैं, उनसे जुड़ जाती हैं। अब जुड़ जाने के बाद जो कार टी सेल होती हैं वो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए वो सक्रिय हो जाती हैं, ठीक है। अब ऐसे में होता क्या है कि जो लाखों की संख्या में जो कार टी कोशिकाएं होती हैं वो उसका जो है प्रतिरूप निर्मित किए जाते हैं। जिससे क्या होता है कि ये कोशिकाएं फिर क्या करती हैं, कैंसर में से जो पीड़ित रोगी होती है शरीर में पहुंचती हैं और फिर इसके बाद वो उसको डैमेज कर देती हैं, उसको मार देती हैं कैंसर को, जो पूरी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो ये पूरा कार टी सेल थेरेपी ऐसे ही काम करता है। बेहद आसान भाषा में मैंने आपको ये बता दिया। आपको बता भी दिया मैंने कि इसमें बी सेल्स का क्या काम है और टी सेल्स का क्या काम है, ठीक है। बी सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं किसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ। अब इसका इस्तेमाल आएगा कैसे, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। अब ये लिम्फोसाइट्स मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होती है, न्यूट्रोफिल्स होती हैं, तो लिम्फोसाइट्स को थोड़ा इसी लगे आप देख भी लीजिए। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद लिम्फोसाइट्स को देखेंगे। लिम्फोसाइट को वैसे मैंने बता भी दिया है क्या करना होता है, मुख्य काम क्या है। तो जो नेक्स्ट कार 19 है जो बनाई गई है, ठीक है, ये भारत की स्वदेशी जो है ये पूरी कार टी सेल थेरेपी है, नेक्स्ट कार 19। ये इसके बारे में थोड़ा समझते हैं ये कैसे काम करती है। तो इस थेरेपी को जो है उन कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है जो CD9 प्रोटीन की बनी होती है। यानी कि जो CD9 प्रोटीन की कैंसर कोशिका बनी रहेगी, सिर्फ उसी को टारगेट करने के लिए इस थेरेपी को बनाया गया है। नेक्स्ट कार 19 इसका नाम है, ठीक है। CD प्रोटीन जो बनी होती है कैंसर कोशिकाएं, सिर्फ उनको लक्षित करने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो बी कोशिका होती है ना लिम्फोसाइट की, आपको बताया ना कि बी और टी दो होती है, टी अट्रैक्ट करती है, बी जो होती है एंटीजन बनाती है। तो जो बी लिम्फोसाइट होती है वो क्या करेगी, कैंसर कोशिकाओं को पहचानने में जो CD19 प्रोटीन है वो क्या करती है, जो एक बायोमार्कर यानी बायोमार्कर के रूप में कार्य करती है। अब ये बायोमार्कर के रूप में कार्य करती है जो, अब ये इससे क्या होता है कि आप समझो, यहाँ आपको एक बात की ध्यान देनी है कि यहाँ हमने क्या किया, पहले जब कार टी सेल थेरेपी होती थी यानी कि वहाँ पे हम लोग टी सेल्स का इस्तेमाल करते थे, किस लिए कि उसमें हम लोग मॉडिफाई करते थे, उसमें हम लोग चेंजेस लाते थे ताकि जो है कैंसर कोशिकाओं की वो लक्षित पहचान करे। लेकिन हम लोगों ने इस वाले जो नया नेक्स्ट कार जो 19 ये बनाया गया, हम लोग ये थेरेपी बनाई गई, इसमें हम लोगों ने एक बायोमार्कर इस्तेमाल किया। ये बायोमार्कर क्या होते हैं, जो क्या करते हैं कि वो आपको वो दर्शाएंगे, वो जो भी सामान्य
सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं, जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, और जो भी इसके इफेक्ट्स होते हैं रोग के बढ़ने का या चिकित्सा के जो प्रभाव होती है उसको हम लोग क्या करते हैं कि ये इसको दर्शाते हैं, यानी कि वो इंडिकेट कराते हैं कि आपको ये काम करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है इस वाले जो थेरेपी में NextCAR19 में उसमें हम लोग 20 कोशिकाओं को ही जो है उसमें एक CD19 प्रोटीन था बायोमार्कर के रूप में जो इस्तेमाल कर लिया। जो CD19 प्रोटीन क्या करेगा, एक बायोमार्कर के रूप में, एक निर्देशक के रूप में वो दर्शाएगा कि आप जो है इसको जो है टारगेट करो। ठीक है, और ये क्या करो कि आप इसको जो है टारगेट करके इस पर अटैक करना है। फिर इसी के जो प्रोटीन्स का इस्तेमाल करके जो टी सेल्स होगा, यानी हम लोग को डायरेक्ट टी सेल्स को नहीं काम करने दे रहे हैं बल्कि बी सेल्स को ही एक्टिवेट कर रहे हैं। बी सेल्स में ही एक बायोमार्कर का उसको इन्हेंस कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि क्या करेगी, बी सेल्स लिम्फोमा और ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर जैसे चीज़ों का ये उसको रोग जो ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर और बी सेल्स लिम्फोमा, ये दो प्रकार के जो तमाम प्रकार के जो ये कैंसर वाली जो रोग्स हैं इसको ये क्या करेगी, टारगेट करेगी और इसको खत्म करेगी। ठीक है, यानी हम लोगों ने इसमें जो है टी सेल्स को ना डायरेक्टली यहाँ पे कार टी सेल थेरेपी में क्या हो रहा है, टी सेल्स को हम लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि टी सेल्स में ही हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ इस वाले जो नया जो NextCAR19 है इसमें हम लोगों ने बी सेल्स की कोशिकाओं को ही एक बायोमार्कर के रूप में, एक संकेतक है जो इंस्ट्रक्टर है, जो क्या करता है जैविक बदलावों को, अनेक प्रकार के जो चेंजेस आ रहे हैं उसको ये मॉडिफाई कर उसको बताता है, इंस्ट्रक्ट करता है। तो इंस्ट्रक्टर का एक प्रोटीन का इस्तेमाल किया CD19 प्रोटीन का, और ये क्या करेगा, इसी ने जो है बी सेल्स ने अपनी जो है कैपेसिटी को इन्हेंस किया और टी सेल्स फिर क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा। यानी यहाँ पे डायरेक्टली काम कौन कर रहा है, बी सेल्स कर रहा है, और ल्यूकेमिया और बी सेल्स लिम्फोमा जैसे चीज़ों को यहाँ पे क्यूर कर लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है कि इसका लाभ क्या होगा। ठीक, जबकि ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि कैंसर कोशिकाओं को जो लक्षित करने के लिए जो रोगी होती है उसकी टी सेल्स की कोशिकाओं को जेनेटिकली हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं, जबकि जो कीमोथेरेपी होता है ना उसमें दवाओं का इस्तेमाल होता है। ठीक है, दो अंतर चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो इसका लाभ क्या होगा, इस वाले जो NextCAR19 है तो इसका सटीकता अच्छी होगी और एकल होगा, और कुछ एक इन्फ्यूजन आधारित उपचार होगा, यानी कि सिर्फ एक ही हम काम कर रहे हैं कि बी सेल्स को एक्टिवेट कर दे रहे हैं एक बायोमार्कर के तौर पे, बायोमार्कर का इस्तेमाल करके। ठीक है, और ये सारा काम हमारा हो जा रहा है। ठीक है, जिसमें अब कार टी सेल थेरेपी में क्या हो रहा था, पूरा एक प्रोसेस हो रहा था, ब्लड को निकालो फिर उसमें मॉडिफाइड करो, फिर इसके बाद जो है उसको हम लोग जो है उसको फिर ब्लड चढ़ाओ, उसके बाद उसमें तमाम ट्रीटमेंट करो, ये सारी चीज़ें होती थी। यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, और यहाँ पे पर्सनल ट्रीटमेंट्स भी संभव है, व्यक्तिगत उपचार भी ये संभव है। ठीक है, ये बातें हैं। हालांकि कार टी सेल थेरेपी को अपनाने में कुछ चुनौतियाँ हैं। ये चुनौतियाँ क्या हैं कि ये कार टी सेल कोशिकाओं के प्रसार का कारण बन जाता है, जिससे जो क्या होगा कि एक सिंड्रोम होगा, साइटोकिनिन रिलीज सिंड्रोम। ठीक है, ये मतलब साइटोकिनिन जो है ये रिलीज सिंड्रोम जो होता है इसका एक कारण बन जाता है, और रक्त में जो है बहुत अधिक मात्रा में साइटोकिन्स जो होते हैं वो प्रभावित होने लगते हैं और तीव्र प्रतिरक्षा प्रणाली शुरू हो जाती है। साइटोकिन्स क्या होते हैं, एक प्रोटीन होते हैं इम्यून सिस्टम को जो है ये इन्हांस करने के लिए। ठीक है, तो प्रतिरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो अब होता क्या है कि साइटोकिन्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो इतनी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं कि खुद के अंग जो है वो क्या करेगा कि अब जो होता है ना कि ये एकदम इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ये प्रोटीन होते हैं साइटोकिन्स, और इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि खुद के अंग या खुद के टिश्यूज़ को, खुद के सेल्स को ही ये जो है ये मारने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि एक गुर्दे को, अनेक फेफड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं और मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। ठीक, ये बात स्थिति होती है। न्यूरोलॉजिकल यानी कि टॉक्सिटी भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, ये भी समस्या हो जाती है इसके चुनौती में। ठीक है, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स आना था। लिम्फोसाइट्स वही बताया ना आपको कि ये WBCs है जो रक्त में प्रवाहित होती हैं और शरीर का इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती हैं। दो प्रकार है, टी कोशिकाएं, बी कोशिकाएं। टी कोशिकाएं हमारे क्या करती हैं, शरीर पर जो हमला करने वाले बाहरी रोगाणु हैं उससे रक्षा करती हैं। ठीक है, साइटोकिन्स का यहाँ पे उत्पादन भी करती हैं। कौन करता है, टी सेल्स करती हैं, ये प्रोटीन होता है। ठीक है, बी कोशिकाएं क्या होती हैं, शरीर में एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल्स उसका निर्माण करती हैं। और अब यहाँ इसी को हम लोग यहाँ पे बी कोशिकाओं में क्या कर रहे थे, हम लोग जो NextCAR19 थेरेपी में किसी में एक बायोमार्कर का इस्तेमाल कर रहे थे और इसी को इन्हेंस कर दे रहे थे। ठीक है, और दोनों क्या होती हैं, बोन मैरो में उपस्थित होती हैं और यहीं पे परिपक्व होती हैं। ये बातें हो गया। और यहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में केंद्रीय यानी कि सेंट्रल भूमिका इन्हीं की होती है, यानी कि पूरे इम्यून सिस्टम में। अब ये समझ में गया। यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल आता है कि टिश्यू इंजीनियरिंग। टिश्यू इंजीनियरिंग हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। इसके लिए हम लोग समझते हैं
कि इसमें क्या हुआ है कि जो CDSCO है, यानी जो केंद्रीय औषधि जो विनियामक जो संगठन है, यानी हमने ऊपर आप देखा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, उसने त्वचा के घावों को ठीक करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित जो पहले जो है पशु व्युत्पन्न उत्तक अभियंत्रिकी स्कैन फोल्ड को मंजूरी दी है, यानी कि टिश्यू इंजीनियरिंग को मंजूरी दी है, जो पशुओं से व्युत्पन्न हुआ टिश्यू इंजीनियरिंग। यहाँ पे सेल्स होता है, सेल्स के बाद टिश्यूज आते हैं, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स आएंगे, तो टिश्यूज को जो है वो पशुओं से लिया गया। बायो इंजीनियरिंग का विषय है, पहली बार जो है इसको मंजूरी भी दे दी गई है। जो भी ह्यूमन जो मानव के जो शरीर जो टिश्यूज जो क्षतिग्रस्त हैं उनमें से जो चीज़ें क्या हैं कि अगर वो रिपेयर होने लायक हैं तो उसमें पशु व्युत्पन्न टिश्यूज़ को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, पशुओं से निकाला जाएगा यहाँ पे टिश्यूज़ को और वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इसमें नेक्स्ट कुछ पढ़ने लायक है नहीं, बाकी चीज़ें आप देखो तो इसमें कैंसर कोशिकाओं के लिए किल स्विच, वैज्ञानिकों ने किल स्विच की खोज की है। किल स्विच क्या करेगा, एक बार आप स्विच दबाओ और वो क्या करेगा, कैंसर कोशिकाओं को मार देगा। इसी प्रकार का ये किल स्विच है। ठीक है, अब ये कैसे मारता है, तो ये वैज्ञानिकों ने CD19 रिसेप्टर पे एक महत्वपूर्ण एपिटोप की पहचान की है। तो एपिटोप क्या होता है, प्रोटीन का हिस्सा होता है। एपिटोप जो होता है वो क्या होता है, एक प्रोटीन का हिस्सा होता है जो क्या करेगा, कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए किसी बड़े प्रोटीन को वो क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। ठीक, तो जो CD19 रिसेप्टर होते हैं वो एक क्या करेंगे, मैसेज करते हैं और फिर वो जो उससे ये मैसेज करेंगे और ये ऐसे एपिटोप हैं जो कि बड़े कोशिकाओं को क्या करेंगे, खुद से जो ये इसको एक्टिवेट कर देंगे। ऐसे क्या होगा कि कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं वो स्वयं नष्ट हो जाती हैं जो होती है। अब इसको क्या होता है कि ये खुद से ही कैंसर सेल्स अपने आप को ख़त्म करने लगती हैं, ये किल स्विच से। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो खुद से ही कैंसर सेल्स जो होगी अपने आप को ख़त्म करने लगेंगी किल स्विच से। इसका मुख्य बात ये है। ठीक है, ये आपने जान लिया। नेक्स्ट आता है डीप प्रोग्राम, बहुत मजेदार टॉपिक है डीप प्रोग्राम, डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। तो CSIR कोशिकी और आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप डीप परियोजना पे जो विश्व भर के रिसर्च जो समूह हैं उनके साथ सहयोग कर रहा है। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सारी चीज़ों को हम लोग इसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ एक आसान भाषा में मैं आपको बोलूँ कि जो एपिडेमियोलॉजी क्या है कि एक ऐसा भाग होता है साइंस का जिसमें किसी भी जो आबादी होती है उसमें स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे और जो भी डिसीज़ हैं उसमें पैटर्न का और उनके फैक्टर्स जो भी कारक हैं, किस कारक पे ये ऐसा हो रहा है उनका ये हम लोग एग्जामिन करते हैं, परीक्षण करते हैं। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी में। अच्छा, दूसरी बात आती है एपिजेनेटिक्स में। यहाँ आपके जो बिहेवियर है, आपका जो पूरा परिवेश है उसमें बदलाव आता है। जब जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि आप किस परिस्थिति में रहते हो, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके परिवार में कैसे बिहेवियर है, तमाम चीज़ें हैं जो भी, यानी आपका बिहेवियर और आपका पूरा एक इकोसिस्टम जिसमें आप रहते हो, पूरा परिवार, स्कूल, समाज, देश, तमाम चीज़ें, इसके आपके जीन में काम करने में कैसे तरीके प्रभावित होते हैं, यानी कि आपके इन्वायरमेंट से और आपके बिहेवियर से जीन्स कैसे प्रभावित होता है, इसका अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं, एपिजेनेटिक्स में करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान देना। ठीक है, तो ये आप देखो तो जब आनुवांशिक परिवर्तन होता है जिसमें जीन मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी जीन्स में हमने अगर मॉडिफिकेशन कर दिया तो वो परिवर्तन जो है वो अस्थायी तौर पे बना रहेगा। लेकिन जो एपिजेनेटिक्स होता है, यानी कि यहाँ पे एपिजेनेटिक्स जिसमें व्यवहार और परिवेश में बदलाव आता है, तो वो क्या होते हैं, परिवर्तन अस्थायी होते हैं, यानी कि आपको जो है वापस उसको सामान्य स्थिति में ला सकते हैं अपने बिहेवियर और परिवेश को चेंज करके। और ये DNA के जो पैटर्न्स होता है उसको नहीं बदलते हैं, लेकिन ये शरीर द्वारा जो DNA का जो पैटर्न्स है ना उसको समझने के तरीके को बदल देते हैं। कैसे? अब मैंने यहाँ पे इसकी फ्लो चार्ट बना दिया है इसमें कि जो एपिजेनेटिक्स होता है इसमें DNA सीक्वेंस नहीं बदलता, ठीक है, बल्कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बिहेवियर को और इन्वायरमेंट को दोनों को बदल दिया। इसमें DNA सीक्वेंस परिवर्तन नहीं हुआ, बदल दिया। इससे क्या हुआ, जो बॉडी को अंदर जो DNA सीक्वेंस होगा वो कैसे रीड किया जाएगा, ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अब ये रीडिंग सीक्वेंस ही बदल गया तो बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो रोकी जा सकती हैं। जैसे कि अगर मान लो आप कि शरीर को इंस्ट्रक्ट कौन करेगा, DNA करेगा, ठीक है, इंस्ट्रक्ट जब DNA करेगा तो DNA का जो सीक्वेंस कैसे रीड होगा, ये सारी चीज़ें कैसे हम लोगों ने कंट्रोल कर ली हैं, आपके बिहेवियर और इन्वायरमेंट को देख करके, बदल करके। तो जब ये सारी चीज़ों को हम लोग रीडिंग सीक्वेंस को ही बदल देंगे तो बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि बीमारियां कैसे होंगी,
बीमारियाँ तो वही होंगी कि जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगी फिर बदलाव आएंगे, तो वहाँ बहुत सारी बीमारियों को जो है, जैसे जो इनहेरिटेंस वाली बीमारियाँ हैं उसको हम लोग वहाँ पे रोक सकते हैं। कैसे? डीएनए के रीडिंग सीक्वेंस को बदल करके। यानी डीएनए का जब रीडिंग सीक्वेंस को अगर हम बदल दें तो क्या हो सकता है, बहुत सारी बीमारियाँ रुक सकती हैं। यही इस जो है साइंस में एपिजेनेटिक्स में मुख्य इसका कोर बात होता है। ठीक है, अब ये एपिजेनेटिक्स बदलाव में जो सबसे सामान्य बदलाव होता है वो उसका उदाहरण है डीएनए मिथाइलेशन। यानी इसमें डीएनए में इसी बदलाव में डीएनए में जो डीएनए का मॉलिक्यूल्स होता है उसमें मिथाइल, जैसे आप फोटो देखो ये इन्फोग्राफिक्स, तो इसमें देखो डीएनए का जो मॉलिक्यूल्स है उसमें साइड साइड में जो 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 आपका मिथाइल है वो आपका जुड़ गया है। ठीक है, CH3। अब इसको डीएनए मिथाइलेशन जो है इसका सबसे प्रमुख इसका बदलाव होता है। अब क्यों जुड़ा हुआ है, तो इससे क्या होगा, तो डीएनए का जो मिथाइलेशन होगा वो उसका उच्च स्तर क्या करेगा, जीन को निष्क्रिय कर देगा। ठीक, यानी जीन को तेज़ी से कार्य करने से रोक देगा। इसी को बोलेंगे जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग यानी कि डीएनए में जब मिथाइलेशन किया गया तो वो क्या किया, जीन के कार्य करने की जो स्पीड थी, जीन कार्य करने की जो ऊर्जा थी उसको रोक दिया और जीन साइलेंसिंग की स्थिति एक पैदा हो गई। ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, उपचार की नई टेक्नोलॉजी है जीन साइलेंसिंग। ठीक है, जिसमें जो बीमारियाँ होती हैं उनसे जुड़े जो जीन्स होते हैं उनको सप्रेस कर देंगे, यानी उसको दबा देंगे, उसको साइलेंट कर देंगे और बीमारी को नियंत्रित कर लेंगे और शरीर की जो भी नेचुरल प्रोसेस है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके करने के लिए। अब इसमें होता क्या है कि जैसे अब इसमें क्या होता है कि आप समझो कि जो भी डीएनए प्रोटीन मांग रहा होगा जैसे आरएनए से, ठीक है, वो प्रोटीन ही फीड कर रहा है डिसीज को। क्योंकि जैसे जो मान लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप समझो, एक आसान सी भाषा में आपको बता रहा हूँ, बहुत बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे डीएनए मिथाइलेशन क्या बताया गया था कि एक एपिजेनेटिक सामान्य बदलाव, यानी कि डीएनए में हम लोग मिथाइल को जोड़ दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, जीन को जो है निष्क्रिय करता है, उसको कार्य करने से रोक दे रहा है। इसी को जीन साइलेंसिंग बोलते हैं। अब शब्द आ गई जीन साइलेंसिंग, यानी हम लोग कहाँ थे, एपिजेनेटिक्स पे थे। अब यहाँ शब्द आ गई जीन साइलेंसिंग की। तो जीन साइलेंसिंग क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो उपचार करने की जो क्या करती है कि जो भी किसी बीमारी से जुड़े हुए जीन्स होते हैं, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को जो है एग्जाम्पल के तौर पे क्या हुआ है उसको कि खांसी हुई है, चलो खांसी हुई है, मान लो कि खांसी हुई है एग्जाम्पल के तौर पे, मत इसको सीरियस मत लेना, खांसी हुई है। ठीक है, अब खांसी उसके जीन से, मान लो कोई जीन्स है, अब उस जीन को क्या करेगा कि उसको साइलेंस कर देगा, उसको सप्रेस, उसको दबा दे जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो बीमारी नियंत्रित होगी। और इसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया, शरीर की जो भी नेचुरल प्रोसेस है, हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, हमारी इन्वायरमेंट है, उसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जीन साइलेंसिस को दबा दिया गया, जीन को साइलेंस कर दिया गया, साइलेंट कर दिया गया। अब इसका मतलब ये है कि जीन के मैसेज को यानी कि हम लोग ब्लॉक कर दे रहे हैं, जो कि उसको सक्रिय करता है। अब ये कैसे होता है, तो जैसे मान लो कि डीएनए प्रोटीन जो मांग रहा होगा आरएनए से, वो प्रोटीन ही तो बीमारी को फीड कर रहा है, उसी इंस्ट्रक्शन को खत्म कर दिएगा। यानी डीएनए जब मांगेगा, प्रोटीन डिमांड करेगा आरएनए से, अब वो वाला इंस्ट्रक्शन जो है उसको हम लोग यहाँ पे सप्रेस कर दे रहे हैं। अब डीएनए प्रोटीन मांगेगा ना बीमारी बढ़ेगी। यही हो गया जीन साइलेंसिंग। ठीक है, ये बातें हैं, समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई दिक्कत होगा। तो डीप प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये 5 वर्षीय परियोजना है। इसका नेतृत्व लंदन का जो ब्रिस्टल विश्वविद्यालय है और भारत का जो CSIR CCMB है उसके शोधकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। CSIR को मैंने कल आपको बताया भी था, वैज्ञानिक, औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास केंद्र है और इसके अध्यक्ष को कल मैंने बताया था PM होते हैं। ठीक है, डीप प्रोजेक्ट क्यों जरूरत है, क्योंकि अब तक मान लो डीप प्रोजेक्ट का इस्तेमाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक जितने भी डेटा एकत्र किए गए हैं वो क्या है, जो यूरोपियन लोग हैं ना, उनके डीएनए को, उनके डेटा को ही वो लोग अभी मानक के तौर पे आधार मान के अभी तक हम लोग जो है स्वास्थ्य पे रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि विश्व की जो अधिकतर आबादी है उसमें हेल्थ संबंधी डेटा मौजूद नहीं है और कई सारे समुदायों का स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से अध्ययन हो नहीं पाया है। ऐसे में इसका प्रोसेस यह है कि यह प्रोजेक्ट जो होगा अफ्रीकी, एशियाई और उत्तर दक्षिण अमेरिकी जो महाद्वीप हैं उनकी आबादी पे जीनोमेटिक डेटा सेट उसको तैयार करेगी, जिसका अनुवांशिक डेटा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। डीप प्रोजेक्ट इस पे काम करेगा। ठीक है, दुनिया भर के डेटा, मिथाइलेशन का डेटा इस्तेमाल होगा, स्वास्थ्य के संबंधित जो भी मापक होंगे उनका विश्लेषण किया जाएगा, एनालिसिस की जाएगी और डीप प्रोजेक्ट जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियाँ हैं उनके कार्यों को, उनके कार्यप्रणाली की जो हम लोग यहाँ पे पहचान करेंगे। अब इसका महत्व यह है कि जो विविध अनेक प्रकार के समूहों में कई सारी गैर संचारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं उनके पीछे क्या अनुवांशिक जेनेटिक रीजंस क्या हैं उनको समझने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे कुछ एक संबंधित घटनाक्रम दिया हुआ है, वो दिया हुआ है जेनेटिक मार्कर्स।
जेनेटिक मार्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लोगों ने बायोमार्कर आप ऊपर पढ़ रहे थे, बायोमार्कर्स, ठीक है। अब नीचे आ गया जेनेटिक मार्कर्स, ठीक है। तो जेनेटिक मार्कर्स को खत्म करेंगे तो आपका ये वाला यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जेनेटिक मार्कर्स को। अब मान लो कि मैं आपसे ये बात करूँ कि मार्कर क्या होता है, जो किसी चीज़ को मार्क करता है। जैसे आप मार्कर आप जानते होंगे ना कि मार्कर यूज करते हैं ना, मतलब जो आप पढ़ाई लिखाई में यूज करते हैं मार्कर। तो मार्कर क्या करता है, किसी एक स्थिति को मार्क करता है। ठीक उसी प्रकार से जेनेटिक मार्कर से सुर्खियों में क्यों रहा है वो पहले समझ लो कि भारतीय वैज्ञानिकों ने सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरस SNP या अनुवांशिक मार्कर की पहचान की है, जो समय से पहले बच्चों के जन्म प्री मेच्योर बर्थ से संबंधित है। प्री मेच्योर बर्थ को जो है संबंधित है उसको यहाँ पे मार्क किया है। ये सभी जो वैज्ञानिक थे वो किस पे काम कर रहे थे, तो वो जो है आपका प्री मेच्योर बर्थ जो था यानी कि गर्भइनी कार्यक्रम उस पे काम कर रहे थे। ठीक है, गर्भइनी कार्यक्रम क्या है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके तहत एक पहल है, इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य ये है कि बच्चों के जो समय से पहले जन्म लेने का जैविक और गैर जैविक जोखिम है उसको नष्ट कर देना है। इस पर ये काम कर रहे थे गर्भइनी, ठीक है, गर्भइनी कार्यक्रम पे काम कर रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने जेनेटिक मार्कर्स को यहाँ पे पाया। अब ये मैंने आपको फ्लो चार्ट यहाँ पे बना दिया है। अब इसी फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करके आपको समझना है कि क्या होता है। इससे मान लो कि मैंने आपको कल बताया था DNA सीक्वेंस के बारे में। अब यहाँ पे DNA को अगर आप खोलो तो यहाँ पे DNA सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। तो इसी DNA सीक्वेंस का इस्तेमाल करके जो स्पेसिफिक एरिया है जो बायोमार्कर्स वो क्या करेगा कि वो उसको बताएगा कि यहाँ यही जो है मतलब ये DNA सीक्वेंस से ही मालूम चलेगा कि जो प्री मेच्योर बर्थ है वो स्पेसिफिक यहाँ पे इससे हुआ है, ठीक है। ये कारण है इसका, यहाँ पे इसी कारण से प्री मेच्योर बर्थ हो रहा है। तो जो जेनेटिक मार्कर है वो क्या करेगा, इसी DNA सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेगा और जो भी क्रोमोजोम्स हैं DNA के उस पर उसको लोकेशन को मार्क कर लेगा, ठीक है, लोकेशन को मार्क कर लेगा। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जो भी खतरा महसूस होगा या फिर कोई इलाज की ज़रूरत होगी या फिर हेल्थ इशू संबंधित होंगे, तब क्या होगा, तो उसको हम लोग चाहें तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं उस जेनेटिक सीक्वेंस को या फिर उस DNA सीक्वेंस को। अब चेंज करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये बातें यहाँ पे हैं, यानी कि जो गुणसूत्र है, क्रोमोजोम्स हैं, उस पे ज्ञात स्थान वाले विभिन्न जो DNA का पैटर्न है उसको जेनेटिक मार्कर्स कहा जाता है। यानी कि मैंने आपको वही बताया कि जब प्री मैच्योर बर्थ की यहाँ पे बताया ना कि ऐसे अनुवांशिक मार्कर की पहचान कर ली है जो समय से पहले बच्चों को प्री मैच्योर बर्थ से संबंधित, यानी कि जब समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको यहाँ पे उन्होंने पहचान कर लिया है। तो DNA सीक्वेंस जब होगा तो वो स्पेसिफिक जब समय यानी कि स्पेसिफिक जो पैटर्न है DNA का, जीन का, जेनेटिक का, वो क्या करेगा, जेनेटिक मार्कर जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, क्रोमोजोम को लोकेशन को मार्क कर लेगा। उस मान लीजिए कि ये क्रोमोजोम है, इसका लोकेशन को मार्क कर लिया, ये वाला लोकेशन। फिर जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी हमें ऐसा कोई स्थिति, इमरजेंसी की स्थिति आए या फिर हमें शोध करना है या हमें रिसर्च करना है या फिर बच्चे को जन्म देना है, हेल्थ संबंधी इशूज़ है, माता के संबंधित इशूज़ हैं, कुछ भी इशूज़ आएंगे तो जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगा, ठीक है। और ये एक लैब टेक्नोलॉजी है जिसमें DNA का विशिष्ट खंड है, उससे लाखों अरबों की जो प्रतियां तेजी से निर्मित होती हैं। तो इसी PCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग चाहें तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। ये बातें हैं। अब ये आपने देख लिया जेनेटिक मार्कर्स को, जो क्या करते हैं, जेनेटिक जीन्स के या DNA के जो स्पेसिफिक एरियाज हैं उनको ये मार्क करके रखते हैं ताकि जो जरूरत पड़े तो उस पर हम लोग यहाँ पे कार्य कर सकें। तो ये जेनेटिक मार्कर्स हो गए। तो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के सभी जो आर्टिकल्स थे, ये थोड़ा टफ था इसलिए मैंने इस पर समय लिया। 2 क्लासेस मेरे लेने का यही था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा टफ है, लेकिन अब हम लोगों को कोई टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी चीज़ें आसान आएंगी। ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारे लोग पढ़े नहीं होते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी मुझे थोड़ा सा समय देकर कराना पड़ा। बायोटेक्नोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो है सूचना एंड प्रौद्योगिकी अन्य सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग अब एक दिन में एक यूनिट खत्म करेंगे कल से। और सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं मुश्किल से 4 से 5 क्लासेस यानी एक हफ्ते में ये सारा जो है पूरी मैगजीन खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। बाकी कुछ भी अब उसमें टफ नहीं है, सब चीज़ें आसान है। ये बायोटेक्नोलॉजी वाला जो एक सेक्शन था वही टफ था, ठीक है। तो सपोर्ट बनाए रखिए, धन्यवाद।